प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे संस्थात्मक शासन के गुण। प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि संस्थात्मक शासन किसे कहते हैं और संस्थात्मक शासन की विशेषताएं क्या है, और उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी अपन ने देखा था। आज हम देखते हैं संस्थात्मक शासन के गुण। देखिए, संस्थात्मक शासन के गुणों पर हम जब नज़र डालते हैं तो हमें उसके कई गुण नज़र आते हैं, जिसमें से मुख्य गुणों पर हमने इसमें चर्चा की है। पहला उसका गुण है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य रहता है। दूसरा है शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी है। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में। विरोध की जो आशंका है वो बहुत कम होती है और अवसर के अनुकूल इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। योग्य और अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का यह शासन होता है। इसमें राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है और वंशानुगत राजतंत्र को प्रजातांत्रिक रूप प्रदान किया है अगर किसी ने, तो वह संस्थात्मक शासन व्यवस्था ही है। तो ये जो मुख्य रूप से 8 इसके जो गुण हैं उनको हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। जैसे पहला गुण हमने देखा था कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो जिस तरह से मानव शरीर में सारे अंग मिलकर एक इकाई रूपी शरीर हमको देते हैं, उसी प्रकार आप ये देखिए कि शासन व्यवस्था में भी एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है ना। और श्रेष्ठ शासन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि शासन के इन अंगों में क्या होना चाहिए, पारस्परिक सहयोग होना चाहिए। जैसे हमारा मानव शरीर होता है ना, कि हमारा एक भी अंग अगर शिथिल हो जाता है तो पूरे शरीर पर उसका असर होता है। इसीलिए पूरा शरीर, सारे अंग अगर स्वस्थ हैं तो हमारा जो शरीर है एक श्रेष्ठ शरीर कहलाएगा। केवल संस्थात्मक शासन व्यवस्था में ही इस प्रकार का सहयोग और सामंजस्य देखने को हमको मिलता है। और ये जो सहयोग और सामंजस्य है, इस सहयोग के आधार पर कुशलतापूर्वक शासन किया जा सकता है। तो वर्तमान समय में कानून का जो निर्माण का कार्य है वो बहुत अधिक कठिन और जटिल कार्य हो चुका है, और व्यवस्थापिका के द्वारा यह जटिल कार्य शासन कार्य में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं उनकी सहायता से ही सही प्रकार से किया जा सकता है। तो इस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन जन कल्याण के लिए हो, इसके लिए कार्यपालिका के जो सदस्यों का जो है जनप्रतिनिधियों से संपर्क बना रहना आवश्यक होता है। और जो संस्थात्मक शासन है उसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों पारस्परिक सहयोग के आधार पर कार्य करती है। इसलिए श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण जन कल्याणकारी जो प्रशासन देना है उसमें संभव हो पाता है। जैसा कि प्रोफेसर विलोबी कहते हैं कि यह प्रणाली उत्तरदायित्व, निर्देशन एवं प्रभुसत्ता की एकता की समर्थक है, क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में उत्तरदायी एक ही अंग रहता है और शासन के विभिन्न अंगों के मध्य संघर्ष संभव है। इसके अंदर एक ही अंग कार्य करता है पूरी इकाई बन के, है ना। एक ही अंग मीन्स पूरा शरीर एक अंग के समान होता है। एक अंग मीन्स कोई एक विभाग काम नहीं करता। तो आप ये देखिए कि पूरा जो शासन है वो उत्तरदायी होता है और एक ही अंग उस पर रहता है वह। अतः शासन के विभिन्न अंगों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई जो संघर्ष है वह नहीं होता है, उसकी संभावना ही नहीं हो पाती है। दूसरा है शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे होती है, देखिए कि संस्थात्मक शासन में मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्य और किसके प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसके अतिरिक्त ये मंत्रीगण व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। तो मंत्री लोगों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखकर उनके अनुसार उनका कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में लोकमत का उचित आदर होता है और लोकहित की साधना संस्थात्मक शासन जो है उसी के अंदर संभव हो पाती है। डायसी ने कहा है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिमंडल को जनमत के प्रति अत्यधिक सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि उसी पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। ठीक है ना, जनता का उसका ध्यान रखना पड़ेगा उसको, तभी जनता क्या कह रही है, जनता कैसे बात कर रही है, जनता क्या सोचती है, इस पर उस पर निर्भर, क्योंकि उसका लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली है उसका अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। इसको डायसी देखिए आप, है ना, जायसी नहीं है। सरकार इसमें निरंकुश नहीं हो पाती कि संसदीय शासन में, क्योंकि सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह कभी भी निरंकुश नहीं हो पाती है। तो व्यवस्थापिका में विद्यमान विरोधी दल शासन पर अंकुश बनाए रखने का कार्य करता है, और संसदीय शासन में मंत्रिमंडल अपनी सीमाओं का उल्लंघन या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा
ऐसी बातें वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि उनके प्रति उनसे प्रश्न पूछकर, निंदा प्रस्ताव लाकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर, कटौती प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव लाकर, है ना, वे उनको उनके कर्तव्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाते रहते हैं। ठीक है ना, याद दिलाते रहते हैं कि आपका क्या कर्तव्य, आपको कैसे काम करना है। इंग्लैंड और भारत के संसदीय शासन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि व्यवस्थापिका द्वारा किसी एक भ्रष्ट मंत्री या मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया गया है, कई बार ऐसा हो गया। फिर ऐसा कहा जाता है कि इसमें गतिरोध की आशंका कम रहती है। देखिए कि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में क्या होता है, सहयोग होता है, इसलिए इसमें गतिरोध नहीं हो पाता। अध्यक्षशासन शासन में क्या होता है, देखिए कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका में कोई संबंध होता ही नहीं है और अनेक बार एक दूसरे के कार्यों में क्या करते हैं, रुकावट डालती हैं। किसमें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर। और यही कारण है कि उस प्रणाली में गतिरोध भी उत्पन्न हो जाता है, परंतु संसदीय शासन में दोनों में सहयोग होता है, इसलिए उसमें गतिरोध की आशंका नहीं रहती है। अगला गुण हम देखते हैं इसमें कि अवसर के अनुकूल परिवर्तनशील किया जा सकता है इसको, कि संसदात्मक शासन में एक प्रकार से गुंजाइश रहती है, इस संभावना रहती है कि राष्ट्रीय संकट अगर कभी आ गया तो इस असाधारण अवसर पर राजशक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को ही परिवर्तित किया जा सकता है ना। कैसे किया जा सकता है, जैसे आप देखिए उदाहरण हम देखते हैं कि जब प्रथम महायुद्ध हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में एस्ट्रिथ जो थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको बदल दिया था, लॉर्ड जॉर्ज को लाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आप देखिए कि चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को उनका प्रधानमंत्री बनाया गया, है ना। तो अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें अध्यक्ष का क्या होता है कि कार्यकाल एक निश्चित अवधि तक होता है ना। 4 साल, जैसे अध्यक्षात्मक शासन में 4 साल से पहले उसको नहीं हटा सकते, महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, तो ऐसा होना संभव उसमें नहीं होता। तो इस शासन व्यवस्था में विपत्ति के अवसर पर व्यवस्थापिका देश के सर्वमान्य नेता को असाधारण शक्ति प्रदान कर सकती है और सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण भी किया जा सकता है। फिर इसकी जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है उसमें देखिए योग्य, अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन है। व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वे अपने अनुभव एवं योग्यता के आधार पर अपने राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका और देश की राजनीति में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं या सम्मानित होते हैं और उन व्यक्तियों को ही ज़्यादातर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है ना। और इन सदस्यों को शासन के आधारभूत सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होता है और लोकप्रिय होने के कारण इनके द्वारा जनहित में ही शासन किया जाता है। ये कभी जनता के जो आशा है, जो उनकी जनता की जो उपेक्षा होती है उसके विपरीत नहीं जाते, उस पर हमेशा खरे उतरते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में ये संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंतर्गत केवल राष्ट्रपति ही लोकप्रिय शासक होता है और मंत्रिपरिषद के सदस्य उसके द्वारा बनाए जाते हैं, नामजद किए जाते हैं और केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं उनका किसी, जबकि हमारा तो मंत्री है वो सबके प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है। फिर हम कहते हैं कि एक गुण उसका कि इसमें राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। कैसे? देखिए कि संस्थात्मक शासन में जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अच्छा अवसर मिलता है और व्यवस्थापिका में विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना होती है और मंत्रीगण भी पूर्ण योग्यता के साथ अपनी नीति, अपने कार्यों का रखता है जनता के सामने। जनता व्यवस्थापिका के इस कार्य को पढ़ती है, रुचि लेती है और सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करती है, किस समस्या के अंदर अध्ययन किया जा रहा है। और अध्यक्षात्मक शासन में जनता इतने अच्छे प्रकार से राजनीतिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो संस्थात्मक शासन का एक तरह से व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। फिर ये कहा जाता है कि वंशानुगत राजतंत्र को प्रजातांत्रिक रूप प्रदान करना भी संसदीय शासन का एक बहुत बड़ा गुण है। देखिए कि संसदीय शासन ने वंशानुगत राजतंत्र है उसको लोकतंत्रीय बनाया है। क्या बनाया है? लोकतंत्रीय बनाया है। जैसे सम्राट के पद की व्यवस्था होने के बाद भी इंग्लैंड में सम्राट का पद है, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र है। वो ये लोकतंत्र का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जहाँ राजतंत्र है लेकिन लोकतंत्र भी है, ठीक है ना। इस प्रकार आप ये देखिए कि इसका श्रेय हम किसको देते हैं? इसका श्रेय हम संसदीय शासन प्रणाली को देते हैं, जिसमें नाम मात्र का और वास्तविक दोनों प्रकार की कार्यपालिका इसके अंतर्गत होती है। सम्राट नाम मात्र का कार्यपालिका है और जो प्रधानमंत्री होता है वह वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है ना। किसमें यहाँ नाम मात्र की और वास्तविक दोनों ही कार्यपालिका की व्यवस्था है, जिसमें जो सम्राट है इंग्लैंड के अंदर वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और जो प्रधानमंत्री है वह वास्तविक। इसी तरह से हमारे भारत के अंदर आप ये देखिए राष्ट्रपति जो है वह नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक शक्तियाँ किसके? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखें कि वंशानुगत राजतंत्र को प्रजातंत्र को कैसे प्रदान करता है लोकतंत्र में, है ना, संसदीय शासन व्यवस्था में। और इससे संबंधित आपके क्वेश्चन है, मैं एक अगला वीडियो आपका इसके साथ ही आपको प्रस्तुत कर रही हूँ
कि लोकतंत्र या संस्थात्मक जो शासन व्यवस्था है, ये तो हमने उसके गुण देखे हैं, संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण देखे हैं, लेकिन साथ ही हम देखेंगे संस्थात्मक शासन व्यवस्था के दोष, और उसमें हम क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बच्चों।